अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम कॉलम्स के लॉ की स्टडी करने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिए थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक के मीनिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के हमने 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करे थे, राइट ना। पहला टॉपिक क्या था बच्चों? चार्ज के बारे में स्टडी करे थे, टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। सेकंड टॉपिक क्या था हमारा? क्वांटाइजेशन या कंजर्वेशन। और थर्ड टॉपिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और फोर्थ टॉपिक मेथड्स और वेज ऑफ अ चार्जिंग, करेक्ट ना। वेज ऑफ चार्जिंग के अंदर अपने 3 टॉपिक कंप्लीट करे थे। क्या? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। और हमने आपको चार्जिंग बाय रेडिएशन भी थोड़ा शॉर्ट में समझा दिया था, राइट। आज का हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ने वाले कोलम्स लॉ की स्टडी करने वाले बेटा। कोलम्स लॉ बेटा, कोलम्स लॉ ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th स्टैंडर्ड के लिए। कोलम्स लॉ ये टॉपिक देखकर आपको थोड़ा सा ग्रेविटेशन के, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ की भी आपको याद आएंगी। अरे कुछ तो मिलता जुलता उससे लग रहा है। फिर हम देखेंगे क्या मिलता जुलता है और क्या मिलता जुलता नहीं है, यानी सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज क्या है इसके अंदर, वो भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलो, कोलम्स लॉ क्या बोलता है पहले हम ये बात समझेंगे। कोलम्स लॉ बच्चों किसका लॉ है? तो ये फोर्स का लॉ है। फोर्स के बारे में डिस्कस करता है। किसके फोर्स के बारे में डिस्कस करता? इन्हें जो हमारे चार्जेस है उनके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स के बारे में डिस्कस करता। आपने कहां तक सीखा था? आपको ये बात का अंदाजा था कि दो चार्जेस आपस में क्या करते हैं? कुछ ना कुछ फोर्स एग्जर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट ना। कुछ ना कुछ। वो फोर्स किस टाइप की हो सकती है? रिपल्सिव टाइप की भी हो सकती है और अट्रैक्टिव टाइप की भी हो सकती है, करेक्ट ना। मींस इसका दूसरा नाम क्या है? कोलम्स लॉ को और अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों? कोलम्स लॉ को बोल सकते हैं लॉ ऑफ अ इंट्रैक्शन, लॉ ऑफ अ इंट्रैक्शन, लॉ ऑफ अ इंट्रैक्शन ऑफ अ चार्जेस। ठीक है। इंट्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? इंट्रैक्शन का मीनिंग होता है बच्चों रिलेशन, ठीक है ना, रिलेशन। हाँ, चार्जेस का जो रिलेशन है, जो उनके अंदर फोर्स है, उसके बारे में इसका सेकंड नेम है। मतलब ये भी कह सकते हैं उसे लॉ ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द 2 चार्जेस है, बिटवीन द चार्जेस, ठीक है ना, इस तरह का नाम है। कोलम्स लॉ से ये मशहूर है। कोलम्स क्या, कौन था भाई? साइंटिस्ट था जिसने क्या बतलाया? कोलम्स ने क्या बताया? डस्टर दिख रहा हूं मैं, कपड़ा। तो उसने क्या बतलाया था? कोलम ने क्या बतलाया था हमको बच्चों? कोलम ने बतलाया था कि जो चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और रिपेल करते, वो किस टाइप में करते हैं, वो कितनी फोर्स होती है और कैसी लगती है। ये 2-3 बातें कोलम ने बतलाई थी, ठीक है। मैं आपको स्टेटमेंट समझाता हूं इसका। कंसीडर करो ये एक चार्ज है, कंसीडर करो ये एक चार्ज है, इसका नाम है Q1 है, इसका नाम Q2, करेक्ट। क्या? इस तरह से। तो बच्चों क्या हुआ यहां पर? कोलम ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे क्या करेंगे बच्चों? रिपेल करेंगे, करेक्ट ना। बट याद रहे दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ अ 2 चार्जेस, ठीक है ना। ये फोर्स कैसे एक्ट करती है बच्चों? ये जो फोर्स है, कोलम की फोर्स है, तो ये फोर्स कोलम की फोर्स बोलो या फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्जन, यहां कौन सी है? पॉजिटिव चार्जेस की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्जन है, करेक्ट ना। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है तो कैसे एक्ट करती? वो एक्ट करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन द 2 चार्जेस। 2 चार्जेस के दरमियान में जो लाइन जॉइनिंग है, तो वो चार्जेस के दरमियान में जो लाइन जॉइनिंग के अलाउंग में करती, उस लाइन में, उस डायरेक्शन में करती। देखो ये जो अपना सेंटर है, ये सेंटर है, ये चार्ज का सेंटर ये चार्ज का सेंटर ये, तो दोनों को एक लाइन ज्वाइन कर लो। ये दोनों को लाइन ज्वाइन के अलाउंग में इन्हें फोर्स एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, कंसीडर करते हैं अपन, तो आप कैसी फोर्स एक्ट करेंगे? ऐसी करेंगे, करेक्ट ना, इस तरह से। मतलब फिर भी लाइन ज्वाइनिंग में करेंगे। तो क्या बात पता चली अपने को कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने दो या रिपल्जन रहने दो, कोलम्स का लॉ क्या बोलता कि ये फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ अ सेंटर ऑफ अ 2 चार्जेस, है ना, सेंटर ऑफ अ 2 चार्जेस, सेंटर ऑफ अ 2 चार्जेस के लाइन ज्वाइनिंग में ये फोर्स एक्ट करती है, करेक्ट ना। हाँ, ये तो हमने बेसिकली इसके लाइन बदले, लेकिन इसका रूल क्या बोलता है, इसका लॉ क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट हम आपको समझाते हैं। कोलम का स्टेटमेंट क्या बोलता है? कंसीडर कीजिए कि 2 चार्जेस है, कंसीडर 2 चार्जेस सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस r, कंसीडर करते हैं डिस्टेंस दोनों के दरमियान कितना है? R, करेक्ट ना। तो कोलम का लॉ बोलता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहने दो या फोर्स ऑफ रिपल्जन रहने दो, वो कैसे रहेंगी? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ये दोनों चार्जेस, राइट ना, ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी। और कैसे रहेंगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगी स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस। ये मतलब हुआ। क्या बोलता कोलम्स लॉ बोलता द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन द 2 चार्जेस। हाँ, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और रिपल्जन है वो कैसी होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, बिटवीन देम। समझ में आ रहा है क्या आपको? कोलम्स का लॉ क्या बोला था? जो फोर्स होती है वो कैसी होती है? ये दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में और इसके स्क्वायर के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, किसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के, करेक्ट ना। मींस क्या हुआ इसका, अगर अपन को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो मतलब ये हुआ कि जब जब ये चार्जेस की वैल्यू बढ़ेंगी तो इनका प्रोडक्ट बढ़ेगा, और प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। व्हेनेवर द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंक्रीजेस आल्सो कूलम फोर्स इंक्रीजेस। कूलम फोर्स इज आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हम यहां पर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि दो चार्ज कहीं पे एट द रेस्ट है, उन्हों रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर रहने की वजह से हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, करेक्ट ना। तो क्या पता था, जब अगर एक चार्ज की वैल्यू बढ़ेंगी तो इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा, और इसका प्रोडक्ट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा, है ना। क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता, एक क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग ये होता है नॉर्मली। तो क्या हो बच्चों, अब हम अगर एग्जांपल के तौर पे इनका डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाएगा, ये दोनों के दरमियान का डिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा इस तरह से, तो क्या होगा बोलो, ये फोर्स भी क्या होंगी, कम हो जाएंगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होंगी, करेक्ट ना। डिस्टेंस बढ़ेगा, व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इंक्रीजेस देन द फोर्स बिटवीन द चार्जेस डिक्रीजेस। समझ रहे, जो दरमियान की फोर्स है वो कैसी होंगी, कम होती जाएंगी, कम हो जाएंगी, करेक्ट ना। तो बच्चों क्या समझ में आया आपने को इस लॉ के, आप एग्जांपल ये आपको मैं थोड़ा समझाता हूं कैसे। अपना मैग्नेट वाली कहानी याद करें। मैग्नेट वाली कहानी क्या थी अपनी, मैग्नेट की कहानी में हम क्या करते हैं, अगर दोनों साउथ साउथ पोल को साथ में लाए, एग्जाम्पल के तौर पर जितना क्लोज लाए, यानी डिस्टेंस कम हुआ, डिस्टेंस अगर कम हो रहा तो फोर्स बढ़ेंगी। उल्टी बात है ना, उल्टी बात है। देखो डिस्टेंस अगर कम होगा तो फोर्स बढ़ेंगी। तो वैसी कहानी देखो, जैसे मैं क्लोज लूंगा दोनों मैग्नेट को तो क्या होगा, उनका रिपल्जन या अट्रैक्शन कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दूर दूर लूंगा तो रिपल्जन अट्रैक्शन कम होगा। तो सिंपल क्या मीनिंग हुआ इसका, मीनिंग ये हुआ कि डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, करेक्ट। क्या आपको बात समझ आई। अब नॉर्मली हम जब भी ये प्रोपोर्शनली सिंबल को यहाँ से हटा देते हैं तो क्या लगता है, इक्वल की सिंबल लगती है और साथ में कांस्टेंट लगता है। यहाँ पर कांस्टेंट लगता है के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ओके। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, समझाएंगे आपको क्या है। तो के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इन्हें डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट रहता। नॉर्मली इसकी वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, 9 × 10⁻⁹ ये इसकी वैल्यू है, करेक्ट। क्या इस तरह से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसका ये यूनिट बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, करेक्ट। क्या इस तरह से। तो बच्चों ये कैसा है वैल्यू, मैं भी आपको ये भी समझाता हूं, लेकिन याद रहे कि के की जो फॉर्मूला है, के की वैल्यू हमारे पास वो है 4πε0। ε0 इज द परमिटिविटी कांस्टेंट, परमिटिविटी कांस्टेंट। परमिटिविटी कांस्टेंट क्या है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम, मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए नहीं डिफरेंट रहेगा। कौन, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन की वैल्यू जो है, परमिटिविटी की वैल्यू जो है, तो वाटर के अंदर, गिलास के अंदर, इस फ्री स्पेस के अंदर, मतलब डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट रहेंगे। तो क्या पता चला अपने को कि ये जो हमारा ये डिफरेंट रहने की वजह से, डिफरेंट मीडियम की वजह से इन्हें भी डिफरेंट हो जाएगा। मतलब जैसे इन्हें चेंज होगा परमिटिविटी, जैसे एग्जाम एयर के अंदर 2 चार्जेस रखे हुए, वैक्यूम के अंदर 2 चार्जेस रखे हुए, ठीक है, या वाटर के अंदर 2 चार्जेस रखे हुए, तो इसके लिए इसकी वैल्यू अलग अलग रहेंगी। नॉर्मली एयर के लिए इसकी वैल्यू आती है बच्चों 8.85 × 10⁻⁻12 इसकी वैल्यू आती है। तो अगर एयर के अंदर ये वैल्यू है या वैक्यूम के अंदर ये वैल्यू है, तो वाटर के अंदर इसकी वैल्यू अलग होंगी, गिलास के अंदर इसकी वैल्यू अलग होंगी, करेक्ट ना। तो इसकी वैल्यू जैसे चेंज होगी, इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएंगी, करेक्ट ना। और के चेंज होगा तो फॉर्मूले के अंदर के यहाँ पर, तो जब एप्सिलॉन चेंज होगा तो के चेंज होगा, और के चेंज होगा तो फिर क्या होगा, फोर्स चेंज होगी। मतलब पता चला ये जो कॉलम्स की फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस है, वो कैसी है बच्चों, वो चेंज होती रहती है। किसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। मतलब कूलम्स फोर्स इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। समझ में आ रही बात। क्या बात, मैंने आपको क्या क्या समझाया अभी तक, मैंने समझाया कि ये जो फोर्स होती है वो कैसी होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द 2 चार्जेस और बिटवीन द चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, करेक्ट ना। मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया। प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल निकालने पर क्या आया, एक कांस्टेंट आया, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ अ प्रोपोर्शनलिटी, राइट ना। इसकी वैल्यू क्या है, 1/4πε0, राइट, 1/4πε0। अगर मैं मिसाल के तौर पे इसको फॉर्मूला लिखूं तो कैसा बनेगा फॉर्मूला, ये F इज इक्वल टू, दिख रहा है ना, K की वैल्यू कितना है बेटा, K की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट। K की जगह मैंने क्या कर दिया, K की वैल्यू को रख दिया, तो सिंपल हमारे लिए ये फॉर्मूला ड्राइव होगा कॉलम का। समझ में आ रही के बात। मैंने क्या समझाया आपको, यहाँ पर मैंने आपको समझाया कि K जो है तो वो कैसा है, K जो हमारे पास है तो वो
डिपेंड करता किसके ऊपर, मीडियम के ऊपर, राइट ना। कैसा क्यों करता डिपेंड, तो यहाँ पर आ जाओ फॉर्मूला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी कांस्टेंट, और परमिटिविटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, ये जो मीडियम के लिए अलग अलग होती है, समझ रहे ना मींस। और दूसरी बात याद रखो, जैसे जैसे परमिटिविटी अगर कम होंगी तो वैसे वैसे फोर्स बढ़ेंगे। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ समझेगा कैसे, अगर मीडियम की परमिटिविटी कम रहेंगी तो फोर्स बढ़ेगा, राइट क्या, और अगर परमिटिविटी ज्यादा रहेंगी तो फोर्स कैसा होगा, कम होगा, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। तो ये भी आपको बात समझ आ गई। मैंने क्या बताया कि ये परमिटिविटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 × 10⁻12, लेकिन किसके अंदर, एयर या वैक्यूम के अंदर। हम एयर और वैक्यूम को दोनों को एक ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है ना, इस तरह से। चलो अब मैं आपको समझा रहा था कि ये जो वैल्यू है 9 × 10⁻9 जो वैल्यू है, तो ये कहाँ से आई, ये वैल्यू बेटा हमने क्या करे 1/4 इंटू ये पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 नॉर्मली, और इंटू में बेटा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.85 × 10⁻12। इनका कैलकुलेशन करके हमने क्या बोले, ये तो हमारा के था, राइट ना, तो हमने इसका कैलकुलेशन करके हमारे जो वैल्यू मिली वो आया 9 × 10⁻9। तो अपन ने यही वैल्यू इसकी है बोलकर बोल दिया के की वैल्यू। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या करेंगे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ऐसा 4 × 3.14 × 8.85 × 10⁻12 सब लिखने के बजाय क्या करेंगे, डायरेक्टली के की जगह क्या लिखेंगे 9 × 10⁻9 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हमने नॉर्मल पूरा कैलकुलेशन कर इसका आंसर ला लिए। क्या बात समझ में आई। कोलम्स लॉ ने क्या बोला था, कोलम्स लॉ अट्रैक्शन भी हो सकता है यहाँ पर इस तरह से, रिपल्जन भी हो सकता है, लेकिन एक बात जहन में रखना, क्या, दिस फोर्स always acts along the line joining center of a charges। क्या है ये फोर्स जो एक्ट करती, कहाँ एक्ट करती, अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ टू चार्जेस, है ना, ये जो सेंटर इनके, तो इनके सेंटर के जो सेंटर से जो लाइन जॉइनिंग हो रही तो उसके अलॉन्ग वो एक्ट करती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी हो सकती है, फोर्स ऑफ रिपल्जन भी हो सकती है, इसको हम कोलम्स फोर्स बोलते हैं। समझ में पूरी कहानी कोलम्स की, समझ में ही अच्छे से। चलो अब क्या करेंगे मालूम क्या, हमने कोलम्स के बारे में अच्छे समझ लिए, अब क्या करेंगे हम थोड़ा सा याद करो, कुछ तो याद आ रहा क्या इसको देखकर, कोलम्स को देखकर, कोलम्स को देखकर कोई फॉर्मूला याद आ रहा क्या, कोई दूसरा लॉ याद आ रहा क्या, राइट याद आ गया, ऐसे कोई तो भी लॉ था, वो कौन सा, तो कोलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, कोलम्स लॉ का बोलो बेटा, हाँ जी, कोलम्स लॉ का फॉर्मूला था कोलम्स फोर्स इज इक्वल टू K × Q1 Q2/r², करेक्ट ना। अच्छा ऐसे जो एक फॉर्मूला हमने न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर पढ़े थे, वो क्या था, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अंदर वो था ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ बोले थे उसको अपन ने। उसका फॉर्मूला क्या था, F = G × m1 m2/r², करेक्ट क्या। अगर इन दोनों फार्मूले को आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो ये फार्मूला तकरीबन आपको सिमिलर नजर आ रहा, राइट ना। लेकिन ये फार्मूला कहाँ पर एक्ट करता था, बिटवीन दी टू मासेस, है ना। देखो ये दो मासेस है और ये यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, लेकिन ये फोर्स मासेस के बिटवीन की है और ये फोर्स जो है चार्जेस के बिटवीन की है, करेक्ट ना, इस तरह से। तो हमारे पास सिलेबस में वो कुछ सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी डिफाइन किया गया, मतलब क्या इन दोनों के अंदर यकसानियत नजर आ रही है और क्या इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस है। तो मैं क्या करता हूं, पहली हेडिंग लगाता हूं सिमिलरिटी, सिमिलरिटीज, ठीक है। तो सिमिलरिटीज के अंदर बच्चों कौन सी सिमिलरिटी आएंगी बोलो आप। सिमिलरिटी के अंदर पहली सिमिलरिटी जो आएंगी हमारे पास वो आएंगी कि ये जो देखो इसके अंदर और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कौन सेम है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ अ डिस्टेंस, राइट ना। मतलब इन्हें ओबे करता, ये जो कोलम्स लॉ है और ग्रेविटेशनल लॉ है दोनों भी किसे ओबे करते, इन दोनों भी ओबे करते, ये दोनों भी फोर्सेस ओबे करते कौन से लॉ को, इनवर्स लॉ को, है ना, इनवर्स लॉ को। इनवर्स लॉ क्या है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², करेक्ट ना। देखो इनवर्स स्क्वायर लॉ को, इनवर्स स्क्वायर लॉ को, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को देखो, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। इसकी कहानी कैसी बनी थी जी, ऐसी बनी थी क्या, ये Q1 और ये Q2, करेक्ट क्या। तो Q1 Q2 कैसा था, ये इधर फोर्स एक्ट कर रही, इधर ये लाइन ज्वाइनिंग में थी, करेक्ट क्या। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अपना बोलो कौन सा था, वो R था, और यहाँ ये फोर्स थी F, करेक्ट।
इसकी कहानी पैसे की नहीं थी, सेम कहानी थी इसकी भी। यहाँ पर भी क्या था, मास, यहाँ भी मास। ग्रेविटेशन के अंदर आपने 10th में भी पढ़े, 11th में भी पढ़े इसको, राइट ना। चलो तो यहाँ पर क्या है, इसका मास कंसिडर m1, इसका मास m2 है ना। और ये भी फोर्स कैसी लगती, हाँ ये भी फोर्स लगती, लेकिन याद रहे ये फोर्स हमेशा कैसी लगती है बच्चों, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव टाइप की होती है। मासेस के दरमियान की जो फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव टाइप की होती है। चार्जेस के दरमियान की फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, ध्यान में रखें इस बात को, ठीक है ना। अलोंग द लाइन जॉइनिंग में ही फोर्स एक्ट करती है ये भी, ओके ना। चले और अब ये यहाँ पर डिस्टेंस के स्क्वायर, हाँ इस तरह से, हाँ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी। तो सिमिलरिटी क्या समझ में आई, सिमिलरिटी पता चली कि दोनों भी जो लॉ है, ग्रेविटेशनल लॉ और कोलम्स लॉ, दोनों भी क्या करते हैं, ओबे करते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ को। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, ये देखो, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलो बच्चों नेक्स्ट अब क्या सिमिलरिटी दिख रही इसके अंदर, इन दोनों फॉर्मूले के अंदर देखिए, बोलो ब्लैक पेन कहाँ है जी, ब्लैक पेन देखो। इसके अंदर क्या हमको दिख रहा, सिमिलरिटी और सिमिलरिटी अगर इसके अंदर हमको दिख रही तो फॉर्मूले के अंदर तो कुछ सिमिलरिटी ज़्यादा नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ K है, यहाँ G है, यहाँ पर M1 M2 Q1 Q2 मतलब चेंज दिख रहा, खाली ये सेम दिख रहा, राइट क्या। लेकिन थोड़ा सा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल के तौर पर समझ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इस डायग्राम के अंदर ये जो फोर्स एक्ट कर रही थी, ये जो फोर्स एक्ट कर रही थी इस डायग्राम के अंदर, तो वो कैसी थी, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग थी, राइट ना। तो ये फोर्स भी कैसे एक्ट कर रही है बच्चों, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, तो ये भी सिमिलरिटी है, ठीक है ना। सिमिलरिटी मतलब दोनों में क्या यकसानियत है, क्या सेम है। तो एक तो ये सेम आया और दूसरा क्या है सिमिलरिटी, दूसरी सिमिलरिटी है बोलो, हाँ बोथ फोर्सेस, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो या फिर कौन सा, कोलम्स फोर्स बोलो, दोनों बोथ फोर्सेस एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है। मतलब जो लाइन ज्वाइन हो रही उसके अलोंग में ये दोनों फोर्सेस एक्ट करते, समझ में आएगा। यहाँ पर भी कहानी, यहाँ पर भी कहानी, हाँ पक्का ना। चलो अभी अपन क्या करेंगे, अब हमको दो यहाँ पर सिमिलरिटी दिखे, तीसरा कोई सिमिलरिटी दिख सकता है क्या आपको इसके अंदर, और बतलाओ कोई सिमिलरिटी दिख रहा क्या, मेरे ख्याल से तो नहीं दिख रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली डिससिमिलरिटी की तरफ जाएंगे, यानी डिफरेंसेस की तरफ, ओके ना। डिफरेंसेस क्या है इसके अंदर देखेंगे, हाँ यानी अलग अलग क्या है, अलग अलग तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है बच्चों, यहाँ पर K और ये G, राइट ना। तो याद रहे कि ये जो K था, ये K जो है, ये G तो अपना G जो पढ़े थे अपने कैपिटल G, इसकी वैल्यू कितनी थी बच्चों, इसकी वैल्यू थी अपने पास, इसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11, करेक्ट ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसकी वैल्यू थी। और ये मतलब जो था कैपिटल G, यानी इसकी वैल्यू, यानी ये फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, कहीं पर भी जाओ, किधर भी जाओ, कैसी रहती थी, सेम रहती थी। मतलब मीडियम पर डिपेंड नहीं करती थी, स्पेस में रहो कि आप एयर में रहो या फिर आप वाटर के अंदर रहो, गिलास के अंदर रहो, कहीं पर भी रहो, ये फोर्स जो थी ग्रेविटेशनल फोर्स Fg की वैल्यू जो थी, Fg की वैल्यू तो वो हमेशा कैसी थी, हर जगह पर सेम थी, कांस्टेंट थी, हाँ इन द यूनिवर्स। इसीलिए तो अपने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोले थे इसको। क्या नाम दिए थे, ये G का नाम क्या दिए थे अपने, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब ये जो फोर्स, इन्हें कहीं पर चेंज नहीं होता, इसीलिए क्या होता, फोर्स भी कहीं पर चेंज नहीं होती थी, समझ में आ रहा। मतलब ये G की वैल्यू हमेशा सेम रहती थी इसके अंदर, लेकिन ये K किस पर डिपेंड करता, अभी अपने डिस्कस करें। K जो है ये एक कौन सा कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है, जिसके अंदर 1/4 पे एप्सिलॉन आया, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, जगह जगह चेंज होती रहती, मीडियम के हिसाब से चेंज होती रहती। तो बात पता ये चली कि K की वैल्यू भी कैसी होंगी, चेंज होगी। 1/4 पे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होती है तो K की वैल्यू भी चेंज होगी। मतलब कोलम्स फोर्स जगह जगह कैसी रहती, डिफरेंट रहती, करेक्ट ना, डिफरेंट रहती, ठीक है, सेम नहीं रहती, ये सेम रहती और ये डिफरेंट है। इन्हें कहीं पर भी चल जाओ, किसी भी मीडियम में सेम रहती, ये सेम रहती क्या, नहीं रहती। तो पहला आपको एक डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा डिफरेंस क्या समझ में आया, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट अंदर दोनों का डिफरेंस बतला दिया मैंने। दूसरे पॉइंट में हम क्या बतलाएंगे, और क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको इसके अंदर, बतलाइए थोड़ा सा। और डिफरेंस ये दिख रहा कि बच्चों ये जो फोर्स है, चार्जेस की जो फोर्स है, ये चार्जेस की फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। मतलब दो चार्ज आपस में क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। बट ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स थी, यानी मासेस के बिटवीन की फोर्स, वो फोर्स कैसी थी, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर की थी, राइट ना। तो बच्चों क्या समझना है आपने को, जो कोलम्स फोर्स है, कोलम्स फोर्स या फिर पहले अपन ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर लेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन
नेचर, वो नेचर में कैसी होती है बेटा, हमेशा अट्रैक्टिव होती है, यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो मासेस ऑलवेज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, हाँ, बट जो हमारी कोलम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो वो कैसी होती है, हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्जिव, करेक्ट ना, या फिर रिपल्जिव भी हो सकती है, रिपल्जिव इन दी नेचर, रिपल्जिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है इन दी नेचर। तो क्या समझ में, आपको दो डिफरेंसेस समझ में आ गए। क्या डिफरेंस है, देखो डिफरेंस ये है कि ये दोनों चेंज है। दूसरी बात कि ये अट्रैक्टिव नेचर की थी और ये अट्रैक्टिव भी हो सकती, रिपल्जिव भी हो सकती। सिमिलरिटी क्या है, दोनों के अंदर आर स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ में, राइट ना, इसको कोलम्स फोर्स बोलो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलो, करेक्ट ना। और दूसरी सिमिलरिटी क्या है, दोनों भी एक्ट करते हैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग, करेक्ट क्या। तो हमने आपको कोलम्स लॉ भी समझाया, और कोलम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ जो था न्यूटन का, तो इन दोनों के फॉर्मूले से हमको क्या सिमिलरिटीज और क्या डिफरेंसेस समझने मिले, हमने आपको ये भी समझा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इसके बाद का टॉपिक था, टॉपिक नंबर 6, वो टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे आप। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ऐसा कहीं अपन पहले भी पढ़ चुके हैं ना। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आप ये टर्म को देखकर, इस टॉपिक को देखकर कुछ पुराना याद आ रहा है, साउंड के अंदर, व्यूअर्स के अंदर आपको ये टॉपिक सुनने को मिलाऊंगा, ठीक है ना। वही सेम कहानी यहाँ पर भी, बट यहाँ पर जो कहानी बैठती प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की, वो यहाँ पर फोर्सेस के लिए बैठती, और कौन से फोर्सेस के लिए, स्टैटिक फोर्सेस के लिए, यानी कोलम फोर्सेस के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए यहाँ पर कहानी बैठती है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, सिंपल इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट पहले समझने से पहले से कहानी समझेंगे ना, कैसा बोलता। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों, आप कुछ चार्जेस है कंसिडर करो, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, करेक्ट ना। हम क्या कुछ चार्जेस को कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज, ये एक चार्ज। अगर इसका अपन पॉइंट ए ले लिए, इसका A2 A1 A2 A3 A4, ठीक है ना, ये पॉइंट A1 A2 A3 A4, इसके ऊपर जो चार्ज है Q1 Q2 Q3 Q4, अपन ये चार चार्जेस कंसिडर कर दिए, राइट क्या, इस तरह से। तो आप बच्चों मुझे बतलाओ पहले कि ये Q1 के ऊपर जो फोर्स आएंगी, किसकी आएंगी, एक तो किसकी वजह से, Q2 की वजह से आएंगी, करेक्ट क्या। कितनी फोर्स आएंगी, Q1 की वजह से, Q1 के ऊपर Q2 की फोर्स आई। देखो हम फोर्स कैसा नाम दे रहे, Q1 के ऊपर, ये देखो फोर्स ऑन द चार्ज 1 ड्यू टू 2, राइट ना, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसकी एक तो फोर्स लग गई, करेक्ट ना, इस तरह से। अब दूसरी फोर्स किसकी वजह से लगेंगी, इसकी वजह से लगेंगी, इसकी वजह से, करेक्ट क्या, इस तरह से अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इस तरह से लाइन लगेंगे, राइट ना। चलो इस तरह, ये चार्ज की वजह से। अब इस पर फोर्स लग रही है किसके ऊपर, चार्ज 1 के ऊपर ड्यू टू 3, राइट क्या, इस तरह से। अब इस पर कैसे लगेंगी बोलो, इसके ऊपर ऐसी लगेंगी, मेरे ख्याल से ऐसे लगेंगी, करेक्ट क्या, इस तरह से। तो मतलब बताओ मुझे यहाँ पर क्या होगा फिर, यहाँ पर F किसके ऊपर लग रही, चार्ज 1 के ऊपर लग रही, किसकी वजह से लग रही, चार्ज 4 की वजह से लग रही, करेक्ट क्या, इस तरह से। तो अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो सेम वैसे छूंगा। अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स आ रही है, एक तो इसकी वजह से आ रही, करेक्ट क्या, इसकी वजह से फोर्स आ रही, हाँ, अलोंग लाइन जॉइनिंग, इसकी वजह से फोर्स आ रही, आई क्या, चलिए देखिए कैसी आई फोर्स, F2 के ऊपर आई 1 की वजह से। अब इसकी फोर्स कैसी देंगी, इसकी फोर्स ऐसी, करेक्ट ना, ये फोर्स ऐसी, तो किसकी वजह से, F बोलो, हाँ, 2 की वजह से, 2 के ऊपर 3 की फोर्स, करेक्ट ना। अब यहाँ कैसी होंगी, इस तरह से, राइट क्या, इस तरह से। चलो देखो, राइट, तो F किसके ऊपर आई, F आई 2 के ऊपर, है ना, F2 चार्ज 2 के ऊपर ड्यू टू 4, करेक्ट क्या, इस तरह से। तो अब हमको मतलब किसी भी चार्ज के ऊपर अगर फोर्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ये बाकी फोर्सेज, अगर इसके ऊपर मुझे कौन सी फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर इस चार्ज के ऊपर नेट फोर्स निकालना है तो मुझे बाकी बचे वाले चार्जेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा, बाकी बचे वाले चार्जेस की फोर्सेस का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट नॉर्मली क्या हुआ, इन द सिस्टम ऑफ एन चार्ज, इन द सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, ठीक है ना, एन चार्ज का अगर सिस्टम है, मतलब बहुत ज़्यादा चार्जेस है उसके अंदर, जो भी 2 4 8 10 जो भी है, एन चार्ज का सिस्टम है, तो उसके अंदर क्या होता है बोलो, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि द नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ forces, the vector sum of forces due to
रिमेनिंग चार्जेस, करेक्ट ना, ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज, करेक्ट क्या बच्चों? इस तरह का इसका स्टेटमेंट है। समझ आ रहा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता कि अगर अपन किसी एक चार्ज के ऊपर के नेट फोर्स निकालना है तो बाकी जो फोर्सेस, बाकी चार्ज की वजह से जो फोर्सेस आ रहे उनका वेक्टर सम कर लेना, सिंपल। अगर मिसाल के तौर पर इसके ऊपर निकाल रहा हूं फोर्स, फोर्स ऑन द चार्ज Q1 अगर मुझे निकालना है तो क्या क्या बनेंगे बोलो? इसके ऊपर ये फोर्स, ये फोर्स, ये फोर्स, इन तीनों का वेक्टर सम बनेंगे, यानी फोर्स 1 2 है ना वेक्टर, प्लस में फोर्स 1 3 वेक्टर, प्लस में फोर्स 1 4 वेक्टर। ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नॉर्मली, करेक्ट ना? अगर आपको इसके ऊपर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इसकी फोर्स और इसकी फोर्स, इन तीनों की फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इन तीनों का आपको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तो इसके ऊपर की नेट फोर्स मिलेंगी। नेट फोर्स मींस टोटल फोर्स मिलेंगे उसके ऊपर, ठीक है ना? इस तरह से। चलो अब अगर हमको मिसाल के तौर पर ये है कि नहीं, अगर सिस्टम ऑफ एन चार्ज है, मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा चार्जेस है, तो क्या होगा? कंटिन्यू चलते रहेंगी गाड़ी, राइट ना? कहाँ तक चलते रहेंगी? Fn तक चलते रहेंगी, करेक्ट क्या? Fn तक चलते रहेंगी मतलब क्या होगा? ये यहाँ पर JK आ जाएगा, J मतलब J इज नॉट इक्वल टू K, ऐसा मीनिंग हुआ इसका। तो सिंपली अपन क्या लिखते हैं, अगर मुझे फोर्स निकालना है, नेट फोर्स निकालना है यानी वन चार्ज के ऊपर, तो वो कैसे रहेंगी बोलो? नेट फोर्स एट एनी वन चार्ज, अपन समीशन लगा लेते हैं। अगर ऐसा पूरा सम आया, सब जगह प्लस 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 आया, तो अपन समीशन लगा लेते हैं। समीशन n इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक लेते बेटा अपन? n इज इक्वल टू 1 से लेके तो n तक, मतलब कितना? 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता, कहाँ तक जा सकता? n तक जा सकता, राइट ना? चार्जेस n से कहाँ तक हो सकते? n तक हो सकते। फोर्स अपन यहाँ पर ले लेते क्योंकि अपन फोर्स का समीशन कर रहे, करेक्ट क्या? इस तरह से, तो यहाँ पर n लगा लेंगे, ठीक है? n समझ में आ रही है आपको कहानी क्या हुआ यहाँ पर? तो ये अपना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हुआ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता? अच्छा समझ में आ गया? ओके तो इसके बाद के लेक्चर में अपन क्या करेंगे? इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और फिर गॉस लॉ और चैप्टर को एंड करेंगे फिर। ओके।